गुड मॉर्निंग गाइस, आप सभी कैसे हैं। और मैं आशा करता हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि पिछले वीडियो में हमने उत्तर प्रदेश की जनजातियों के बारे में कवर किया था, तो उसी पार्ट को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में और कौन कौन सी जनजातियाँ निवास करती हैं। जैसे कि आपको पता है कि कल हमने थारू जनजाति के विषय में बात की थी, तो आज हम लोग बुक्शा जनजाति, महागीर जनजाति और खरवार जनजाति के बारे में हम लोग आज बात करेंगे। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें और वीडियो के अंत में मैं इन्हीं से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जैसे यूपी पीसीएस हो गया और यूपी लेखपाल हो गया उसमें आए हुए क्वेश्चन है उनको मैंने रखा हुआ है, तो आप लोग उनको जरूर अटेंड करिएगा। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं ज़्यादा देर ना करते हुए। तो देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले तो बुक्शा जनजाति के बारे में हम लोग देखें कि जो बुक्शा जनजाति है यह कहाँ रहती है और किस जिले में रहती है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो देखिए बुक्शा जनजाति जो लिखा हुआ है, यह जनजाति राज्य की बिजनौर जैसे आपको अभी मैप भी दिखाऊंगा, जो उत्तर प्रदेश का पूरा मैप ऐसे होता है, ऐसे पूरा मैप जो बना हुआ है, तो जो बिजनौर है वो यहाँ पर बसा हुआ है। ठीक है, तो बिजनौर जो है उत्तराखंड के सबसे पास, उत्तराखंड से बिजनौर जो है अपनी सीमा साझा करता है। तो जो बिजनौर है वहाँ पर बुक्शा जनजाति और आगरा जिले में छोटी छोटी ग्रामीण बस्तियों में निवास करती है। इन्हें भोक्शा जनजाति भी कहा जाता है। तो कभी कभी बुक्शा जनजाति ना कहकर इन्हें भोक्शा जनजाति भी कहा जाएगा। इनकी भाषा हिंदी होती है, जैसे कि हम लोगों की भाषा क्या है, उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा हिंदी है। और हिंदी जो भाषा है उसकी लिपि कौन सी है, तो देवनागरी लिपि है। वैसे ही बुक्शा जनजाति भी हिंदी भाषा का प्रयोग करती है और जो लिखती है वो देवनागरी लिपि लिखती है। तो सबसे मेन बात, बुक्शा जनजाति कहाँ रहेगी, तो बिजनौर और आगरा में रहेगी। इन्हें भोक्शा जनजाति भी कहा जाएगा और इनकी भाषा जो है हिंदी है और लिखेंगे कौन सी लिपि को, तो देवनागरी लिपि को लिखेंगे। इससे पहले मैं एक आपको बात बता दूं, यहाँ से मैं आपको एक बात ज़रा कवर करा देता हूँ कि कल मैंने आपको बताया था कि जैसे कि इसका जो तुम्हारा जो जनजातियाँ हो जाएंगी इनका अनुच्छेद हो जाएगा कौन सा, तो अनुच्छेद हो जाएगा 342 अनुच्छेद। कौन सा हो जाएगा, आर्टिकल नंबर हो जाएगा 342 अनुच्छेद में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 में जनजातियों को रखा गया है। 2003 के पहले मैंने आपको कल बताया था, 2003 के पहले उत्तर प्रदेश में केवल 2 जनजातियां निवास करती थी, थारू और बुक्शा जनजाति, जो अभी मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, लेकिन 2003 के एक्ट लाया गया, उसके बाद 10 नई जनजातियों को इसमें क्या कर दिया गया, ऐड कर दिया गया। और अब टोटल हो गई हैं 12 जनजातियाँ। ठीक है, कितनी हो गई हैं, 12 जनजातियाँ रहती हैं। और ये जो 12 जनजाति हैं ये उत्तर प्रदेश के 19 जिलों में निवास करती हैं। सबसे ज़्यादा जो उत्तर प्रदेश में जनजातियाँ हैं वो तुम्हारी पाई जाएंगी तो सोनभद्र जिले में। कहाँ पाई जाएंगी, सोनभद्र जिले में, सोनभद्र जिले में। और जो थारू जनजाति है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाएगी, तो वो बिजनौर में पाई जाएगी। और बुक्शा जनजाति ये भी सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाएगी, तो ये भी बिजनौर में पाई जाएगी। ठीक है, तो इतना आप याद रखना। अब मैं बढ़ता हूँ आगे, चलिए। अब देखिए उत्तर प्रदेश की जनजातियों में देखिए इसके परिवार जो है, इनके परिवार जो अधिकांश संयुक्त विस्तृत केंद्रीय तथा पितृसत्रात्मक होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था सिंधु घाटी सभ्यता है वो भी पितृसत्रात्मक थी, तो वैसे ही यहाँ पर भी जो जनजाति है ये तुम्हारी बुक्शा जनजाति, ये भी पितृसत्रात्मक होती है। बुक्शा जनजाति में ब्राह्मणों का समाज सबसे ऊंचा होता है। जैसे हम लोग देखे होंगे हिंदू धर्म में ब्राह्मण का स्थान सबसे ऊंचा होता है और ये अपने आप को, इनको भले ही कोई ना माने लेकिन अपने आप को ये ऊंचा मानने लगते हैं। इनके समाज की मूल इकाई गोत्र है, इनकी समाज की मूल इकाई गोत्र होती है। बुक्शा जनजाति में पंचायत व्यवस्था की प्रमुखता है। इनमें बिरादरी पंचायत कहा जाता है। इसे जो बिरादरी पंचायत कहा जाता है जो 4 स्तरों में बटी होती है, जो 4 स्तरों में बटी होती है। इसका जो सर्वोच्च अधिकारी होता है उसे क्या कहते हैं, उसे तख्त कहते हैं। याद रखना ये तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे तख्त कहा जाएगा, इसे तख्त कहा जाएगा। जो पंचायत का सर्वोच्च अधिकारी होगा उसे तख्त कहा जाएगा। यानी कि यहाँ से हम अगर देखें कि जो बुक्शा जनजाति है वो संयुक्त विस्तृत केंद्रीय पितृसत्रात्मक होते हैं। बुक्शा जनजाति में ब्राह्मण समाज सबसे ऊंचा समाज माना जाता है और इसमें बिरादरी पंचायत चलता है। ठीक है, और जो यहाँ का पंचायत का मुख्य होता है उसे तख्त कहा जाता है। ठीक है, तख्त। ओके, चलो हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं आगे कौन सा लगा हुआ है। बुक्शा जनजाति की स्त्रियां जो है वो, याद रखना ये पॉइंट याद रखना बहुत ही जरूरी है। जो बुक्शा जनजाति की स्त्रियां हैं वो राजस्थानी, मेवाड़ी, राजपूतों के समान सिर पर इडरी जूड़ा बांधती है। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ महिलाएं होती हैं वो ऐसे गोल गोल करके ऊपर जूड़ा बांध लेती हैं, तो वैसे ही
जो बुक्सा जनजाति है वहाँ की स्त्रियाँ जो है राजस्थान की स्त्रियों की तरह ही यहाँ पे क्या बांधती हैं, अपने बालों का जूड़ा बांध लेती हैं ऊपर, ठीक है। इनके विवाह पत्र में क्या होता है, तो इनका जो विवाह प्रथा है उनमें एक अनुबंध होता है। जैसे हमने कह दिया हम आपसे विवाह करना चाहते हैं, तो हमने यहाँ पर आपसे एक साइन करवा लिया, आपने साइन किया, हमने साइन किया, विवाह हो गया। लेकिन मान लो कि हम आपसे फिर कुछ दिन बाद हम कह दें कि हमें आपसे विवाह नहीं करना है, हमें विवाद हो गया, हम आपसे क्या करना चाहते हैं, जो अनुबंध था, जो 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का जो अनुबंध था उसको हम खत्म कर रहे हैं और वो अनुबंध पूरा हो गया, हम आपसे शादी तोड़ना चाहते हैं, तो हम शादी वहाँ से तोड़ सकते हैं। ये रीति रिवाज यहाँ पर है, ठीक है। लेकिन अब धीरे धीरे जो है वो इस प्रथा का अंत हो रहा है, क्योंकि समाज में बदलाव होता जा रहा है। तो इनमें एक अनुबंध मात्र होता है तथा पति एवं पत्नी में से कोई भी किसी भी समय इस बंधन से मुक्त हो सकता है, ठीक है। किसी भी समय ये लोग एक दूसरे से क्या हो सकते हैं, इस बंधन से मुक्त हो सकते हैं। इनमें अनुलोम प्रतिलोम विवाह का प्रचलन है तथा अंतर जाति विवाह भी इनमें हो जाता है। जैसे हम लोग कहते हैं कि हिंदू धर्म में होता है, अगर गाँव की जो प्रथाएँ आजकल अगर उनमें अगर दूसरी कास्ट के लोगों से शादी कर लो तो फिर बहुत ही घर वाले जो हैं उनमें इस बात का बहुत ही गुस्सा या प्रतिशोध की भावना उनमें उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। तो वैसे ही इनमें क्या होता है, इनमें जो है अंतरजातीय विवाह होते हैं, इनमें मान्यता दी गई कि आप अंतरजातीय विवाह कर सकते हो। इनमें क्रय विवाह पद्धति आज भी विचलित, इनमें विवाह जो है वो खरीदे जाते हैं। तो जो विवाह क्रय का मतलब होता है पैसे देकर लड़की खरीदी जाती है। तो वैसे तो ऐसा हम लोगों को लग रहा होगा कि ये गलत है, लेकिन करते तो हम लोग भी वही है ना। जैसे ही क्या करते हैं, जैसे ही हमें किसी लड़की को लाना होता है, किसी लड़की को अपने घर में शादी करके लाना होता है, तो पहले उससे हम क्या करते हैं, पहले हम लोग उससे दहेज लेते हैं। दहेज का मतलब हमने उससे पैसा लिया, और पैसा लिया, हम लोग खरीद नहीं रहे, हम लोग तो क्या कर रहे हैं, ऊपर से हम खरीद रहे हैं, लेकिन फिर भी हम पैसा ले रहे हैं। तो जैसे ही हम लोग कहते हैं हम लोग दहेज में पैसा लेते हैं, वैसे ये लोग क्या करते हैं, जो विवाह है वो जो है वो क्रय विवाह के तहत होते हैं। यानी कि एक दूसरे से हमने कह दिया कि हमारे यहाँ लड़का है, उधर लड़की है, तो लड़की को जैसे हम विवाह करके लाएंगे तो उससे हम पैसे भी लेंगे, जो दहेज आज बोलते हैं उसको दहेज है, ठीक है। तो वो पैसा भी वापस ले लिया जाएगा उससे और विवाह भी हो जाएगा। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, जैसे लड़के वाले जो हैं लड़की की तरफ विवाह करने जाएंगे तो लड़की को खरीदते हैं, उसको पैसा देते हैं। लेकिन जैसे हम लोग हैं ये अपोजिट करते हैं इसका, ठीक है। तो वैसे ही आगे हम लोग बात करेंगे इनकी धार्मिक स्थिति क्या है। तो यह शक्ति के प्रतीक के रूप में महालक्ष्मी, काली माता और महादेव की पूजा करते हैं। महादेव समझ गए ना, ये राम कृष्ण पीपल के वृक्ष की भी पूजा करते हैं। काशीपुर की चामुंडा देवी, ये याद रखना तुम, काशीपुर की जो चामुंडा देवी हैं ये यहाँ की सबसे बड़ी देवी मानी जाती है। यानी कि बुक्सा जनजाति की सबसे बड़ी देवी कौन सी मानी जाएगी, तो चामुंडा देवी मानी जाएंगी। ये कहाँ की है, काशीपुर की। इसको लिख लेना जरा इंपॉर्टेंट में, ये क्वेश्चन में शायद आपसे पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। क्योंकि एक बार 2014 में शायद यूपी पीएससी में पूछा गया था सवाल कि काशीपुर की चामुंडा देवी कहाँ, किस जनजाति की सबसे बड़ी देवी मानी जाती है, तो आप लोग बताओगे बुक्सा जनजाति की, ठीक है। तो अब हम लोग आगे चलते हैं और आगे देखते हैं इसके बाद। अब इनके पर्व और त्यौहार कौन कौन से होते हैं। इनके त्यौहार हिंदुओं के समान ही होते हैं, जैसे कि होली, दीपावली, दशहरा, जन्माष्टमी इत्यादि इनके प्रमुख त्यौहार हैं, ठीक है। ग्राम देवी की पूजा पवित्र स्थान पर की जाती है जो गांव के बाहर होता है। जैसे हमने कह दिया जो इनका जो समाज है, इनके जो समाज में जो तुम्हारे ब्राह्मण समाज हो जाएगा वो सबसे ऊंचा माना जाता है। तो अगर ब्राह्मण समाज है तो वो हिंदू होता है, ठीक है, वो अपने आप को हिंदुओं में सर्वोपरि मानते हैं। और अगर हिंदू है जहाँ पर हिंदू सर्वोपरि मानने वाला ब्राह्मण है वहाँ पे, तो ब्राह्मण जो है हिंदुओं के त्यौहार तो मनाएगा ही मनाएगा। जैसे होली हो गई, दीपावली हो गया, दशहरा हो गया, जन्माष्टमी हो गई, ये सारे त्यौहार तो मनाएगा। अगर वो ये मनाएगा नहीं तो उसका खर्च कैसा चलेगा, तो आप लोग समझ सकते हैं ना, ठीक है। तो इसके बाद ग्राम देवी की पूजा पवित्र स्थान पर की जाती है, और जहाँ जिस स्थान पर की जाती है उसको थान बोलते हैं, जो गांव के बाहर होता है। ओके गाइस, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं और इसकी वेशभूषाएं देख लेते हैं हम लोग, ये पहनते क्या हैं, इनका प्रचलन क्या होता है पहनने का, ठीक है। तो बुक्सा के जो पुरुष होते हैं वो धोती कुर्ता सदरी एवं सिर पर पगड़ी पहनते हैं। जैसे आज हम लोग देखे होंगे कि जब शादी विवाह होता है तो हम लोग भी सिर पर पगड़ी बांधते हैं, लेकिन ये लोग पगड़ी हमेशा बांधते हैं। अरे राजस्थान देख लो आप लोग, राजस्थान वालों को देख सकते हो आप लोग, वो भी पगड़ी जैसे बांधते हैं ना, तो वैसे ही बुक्सा जनजाति यहाँ पर बांधते हैं। लेकिन जो शहरों में पुरुष रहते हैं वो गांधी टोपी पहनते हैं। गांधी देखा हो गांधी जी कैसे टोपी पहनते थे, वैसे ये लोग टोपी पहनते हैं। और ढीली पैंट, चमड़े के जूते, चप्पल आदि पहनते हैं। स्त्रियाँ पहले रंगीन छींटदार लहंगा चोली पहनती थी तथा सिर पर चुन्नी रखती थी, परंतु अब
अब उनमें साड़ी का प्रचलन हो गया। मैंने कहा था धीरे धीरे समाज में बदलाव हो रहा है और ये समाज धीरे धीरे बदलेगा, क्योंकि ये अनुसूचित जनजातियाँ जो हैं वो बहुत पिछड़ी हुई जनजातियाँ होती हैं, तो इनमें धीरे धीरे चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, तो आगे हम लोग चलते हैं। अब हम लोग बात करते हैं महागीर जनजाति की। ठीक है, महागीर जनजाति है वो भी कहाँ पाई जाएगी, ये भी मुख्यतः बिजनौर में पाई जाएगी। ठीक है, बिजनौर के नजीमाबाद क्षेत्र में निवास करती है। इसके अतिरिक्त यह सहारनपुर, ये देखो ये सब जो हैं ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिले हैं। जलालाबाद हो गया, कीरतपुर हो गया, मुनेरा हो गया, धारा नगर में निवास करती है। इन्होंने इस्लाम धर्म को अपना रखा है। ठीक है, तो पहली जनजाति है जिन्होंने इस्लाम धर्म को अपना रखा है। ठीक है, यह मस्जिदों का उपयोग नमाज पढ़ने के लिए करते हैं, जैसे कि आम मुसलमान करते हैं, मस्जिदों में नमाज पढ़ने के लिए करते हैं। इस जनजाति में सामाजिक भेदभाव तथा ऊंच नीच कम पाई जाती है। ठीक है, जैसे कि हम लोग हिंदू धर्म है, इसमें बहुत सारी जातियां हैं, इसमें ऊंच नीच पाया जाता है, लेकिन ये जो महागीर जनजाति है इनमें क्या होता है, इनमें ऊंच नीच कम पाई जाती है, क्योंकि ये लोग इस्लाम धर्म को अपनाते हैं और ये मस्जिदों का प्रयोग जो है, मस्जिदों का प्रयोग नमाज पढ़ने के लिए करते हैं। ओके, तो अब हम बात करेंगे, मैप आपको मैं दिखा दे रहा हूँ यहाँ पर। तो ये देखिए उत्तर प्रदेश का मैप है और मैं फिर बताऊँगा कौन कौन से जनजातियाँ कहाँ निवास करती है। ठीक है, तो पहला ये देखो आप बिजनौर देख रहे हैं यहाँ पर, तो ये उत्तर प्रदेश का पश्चिमी जिला। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश का जो है, उत्तर प्रदेश का ये उत्तरी या फिर उत्तरी पश्चिम कह सकते हैं, उत्तर पश्चिम जिला है जिसको बोलते हैं बिजनौर। यहाँ पर कौन कौन सी जनजाति पाई जाएगी, तो हम बताएंगे। यहाँ पर आपको जनजाति पाई जाएगी, सबसे पहले तो बुक्शा जनजाति यहाँ पर सबसे ज़्यादा पाई जाएगी। बुक्शा जनजाति के बाद यहाँ पर थारू जनजाति भी पाई जाएगी, थारू जनजाति भी पाई जाएगी। इसके बाद महागीर जनजाति भी पाई जाएगी। तो 3 जनजातियाँ, थारू, बुक्शा और महागीर, ये कहाँ पाई जाएंगी, बिजनौर में पाई जाएंगी। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे सहारनपुर देख रहे होंगे, ये सहारनपुर है। ठीक है, ये भी सहारनपुर कहाँ है, तो ये एकदम उत्तराखंड से सीमा को साझा करता है, उत्तराखंड और बिजनौर। ठीक है, तो सहारनपुर और बिजनौर उत्तराखंड से सीमा साझा करते हैं। तो उत्तराखंड से सीमा साझा करने वाले उत्तर प्रदेश के राज्य हम लोग बात करेंगे, तो उत्तर प्रदेश के जिले बात करेंगे, पीलीभीत हो गया, रामपुर हो गया, बिजनौर हो गया, सहारनपुर हो गया और ये मुजफ्फरनगर हो गया। ठीक है, तो ये सारे के सारे उत्तराखंड से अपनी सीमा को साझा करेंगे। तो हम कह देंगे कि उत्तराखंड के जितने भी जिले उत्तराखंड से अपनी सीमा साझा करते हैं, यहाँ पर अनुसूचित जनजातियों की संख्या ज़्यादा निवास करती है। ठीक है, और सोनभद्र की अगर हम लोग बात करेंगे तो सोनभद्र नीचे यहाँ पर बसा हुआ ये सोनभद्र है। ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ये सोनभद्र है और यहाँ पर उत्तर प्रदेश की सबसे अधिक जनजातियाँ जो हैं वो सोनभद्र में निवास करती हैं, सोनभद्र में। ठीक है, और उत्तर प्रदेश में कुल जनजातियाँ जो हैं वो 19 जिलों में पाई जाती हैं, 19 जिलों में, यानी कि 75 जिलों में से केवल 19 जिलों में ही जनजातियाँ निवास करती हैं और सबसे ज़्यादा निवास करेंगी सोनभद्र में। और जो बुक्शा और थारू जनजाति है वो सबसे ज़्यादा कहाँ निवास करेगी, तो बिजनौर में करेंगी। और महागीर जनजाति भी कहाँ निवास करेगी, बिजनौर में करेगी। ठीक है, इतना आप लोग याद रखिएगा मैप से। ओके, तो अगर हम लोगों की बात करेंगे तो ये देखो हमारा कानपुर है यहाँ पर, ये ठीक है, ये कानपुर है और ये उन्नाव है। ठीक है, और ये कानपुर देहात है। तो कानपुर की अगर सीमाएं पूछ ले तुमसे, क्योंकि हम लोग कानपुर में रहते हैं, तो कानपुर की सीमाएं हमको पता होनी चाहिए। उन्नाव से लगेगी, ठीक है, कानपुर देहात से, और फतेहपुर से और हमीरपुर से। ठीक है, तो कानपुर, उन्नाव, कानपुर देहात और हमीरपुर, ठीक है, हमीरपुर, ठीक है, इनसे अपनी सीमा को साझा करेगा। ठीक है, कानपुर में कोई भी जनजाति नहीं पाई जाएगी। ठीक है, याद रखना आप लोग। चलते हैं हम लोग आगे चलेंगे और आगे बात करेंगे नेक्स्ट की। तो अब महागीर जनजाति के बारे में और हम लोग देखते हैं। तो यह जनजाति प्रदेश की जनजाति अपनी ही समुदाय में विवाह करती है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा इस्लाम धर्म को जो भी अपनाते हैं वो लोग अपने चाचा और अपने चाची की लड़कियों को भी शादी कर लेते हैं, तो वैसे ही महागीर जनजाति है। ठीक है, इसको आप लोग इतना समझ लीजिएगा, जो महागीर जनजाति है वो मुस्लिम परंपरा को अपनाती है, मस्जिदों का प्रयोग करती है, मुसलमान से संबंधित रखती है, तो ये विवाह भी वैसे ही करेगी। यह विवाह अपनी जनजातीय समुदाय से विवाह करती है। वैवाहिक रीति रिवाज मुस्लिम परंपरा से संपन्न किए जाते हैं। इस जनजाति का मुख्य व्यवसाय मछली पकड़ना है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, महागीर जनजाति का जो मुख्य व्यवसाय है वो मछली पकड़ना, याद रखना। जो भी मैं आपको इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ वो आप याद रखना और वो जो है एमसीक्यू में काम आएगा। ठीक है, हालांकि परंपरागत साधनों के मत्स्य आखेट के कारण इनकी स्थिति अत्यधिक दयनीय है, क्योंकि अब मछलियाँ, जब इनके साधन कम बचे हैं मछलियाँ पकड़ने के, तो स्थिति दयनीय तो हो ही जाएगी। हमने कहा कि जैसे बहुत ज़्यादा उस समय पहले क्या होता था, नदियाँ ज़्यादा उफान में रहती थी तो ये लोग मछली पकड़ लेते थे। अब नदियों की संख्या घटती जा रही, दिन प्रतिदिन पानी सूखता जा रहा है, तो मछली कहाँ बचेंगी, तो इनके साधन जो है वो कम हो रहे हैं, इसीलिए इनकी स्थिति जो है वो अत्यधिक दयनीय होती जा रही है। और इनका प्रयोग अपने भोज्य पदार्थ के रूप में करते हैं, यानी कि मछली पकड़ते हैं और उनको खाते हैं। ठीक है, तो आगे हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट।
अब बात करेंगे हम लोग खरवार जनजाति की। ठीक है, ये जनजाति भी इंपॉर्टेंस हो जाएगी। यह जनजाति मिर्जापुर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली तथा सोनभद्र जिलों में निवास करती हैं। इनका मूल क्षेत्र जो है झारखंड का पलामू एवं हजारीबाग है। ठीक है, तो पलामू क्या है, एक जिला है, हजारीबाग एक जिला है जो कहाँ है, जो झारखंड में पाए जाते हैं। ठीक है, खरवार जनजाति के लोग कत्थे के व्यापारी थे। कत्थे के व्यापारी जानते हो, कत्था ना हो, चूना के जो चूना यानी कि उसमें लगाया जाता है पान में। ठीक है, तो उसी के व्यापारी थे। जबकि कुछ लोगों के अनुसार यह बिहार में सोन घाटी क्षेत्र के शासक थे। यह शरीर में बहुत बलिष्ठ होते हैं, यानी शरीर के इनका लंबा चौड़ा और बलशाली होते हैं। ठीक है, स्त्रियां भी काफ़ी शक्तिशाली होती हैं इनकी। तो खरवार जनजाति के बारे में हम लोग इतना समझ सकते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। खरवार जनजाति मुख्यतः हिंदू धर्म के रीति रिवाजों का पालन करती है। ये लोग दूल्हा देव नाम सुने हो कभी? मैंने तो इससे पहले नहीं सुना था, आप लोगों ने सुना हो तो कोई बात नहीं, लेकिन मैंने इससे पहले दूल्हा देव का नाम नहीं सुना था। घमसान, गोरैया, दुर्गा, हनुमान जैसी देवी देवताओं की पूजा करते हैं। इस समुदाय की स्त्रियां जादू टोना में कुशल होती हैं। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आपके लिए। यहाँ की स्त्री, जो खरवार जनजाति की स्त्रियां हैं, वो जादू टोना में निपुण होती हैं, यानी कि जादू टोना में कुशल होती हैं। यहाँ की स्त्रियां जादू टोना में कुशल होती हैं। ये लोग भीख मांगकर अपना पेट पालते हैं, लेकिन प्रारंभ में लकड़ी इकट्ठा करने का काम करते थे। जैसे कहते हैं कि प्रारंभ में लकड़ी काम करते थे, लेकिन उन्हीं लकड़ियों से इन्होंने जादू करना सीख लिया और अब ये जादू टोना करती हैं। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट। अब बात करेंगे हम यहाँ के MCQ की। ठीक है, तो याद रखना मैंने क्या क्या पढ़ाया, उससे याद रखना, जो भी कुछ है वो सब यहाँ आपको मिलने वाला है। जो पढ़ाया आपको, अगर आपने इससे पहले वाला जो मैंने पढ़ाया था उत्तर प्रदेश की जनजातियों से रिलेटेड पार्ट फर्स्ट जो है, वो आप लोग पहले उसको देख आइएगा। उसको अगर नहीं देखा है तो आपको यहाँ कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। ठीक है, क्योंकि उसके भी बहुत सारे क्वेश्चन है उस पार्ट फर्स्ट के। अब देखिए, जैसा कि यहाँ पे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, उत्तर प्रदेश की 10 नई जनजातियों को केंद्र सरकार ने कब सूचीबद्ध किया था? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 2001, 2002, 2003 और 2004। मैंने आपको अभी भी शायद बताया था कि 2003 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। मैंने आपको कहा था कि 2003 के पहले यहाँ पर केवल 2 जनजातियाँ निवास करती थी, लेकिन एक्ट आता है 2003 का, और 2003 के एक्ट के तहत 10 और नई जनजातियों को क्या कर दिया गया, इसमें ऐड कर दिया गया, और टोटल जनजातियाँ हो गई 12। ये जनजातियाँ 12 जो हैं वो केवल उत्तर प्रदेश के 19 जिलों में निवास करती हैं, और जनजातियों से संबंधित अनुच्छेद हो जाएगा 342। ठीक है, इतना याद आप लोग रख लीजिएगा। तो ठीक है, पहला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 2003 में भारत सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश में नई 10 जनजातियों को ऐड कर दिया गया। तो अब टोटल जनजातियों की संख्या कितनी होगी उत्तर प्रदेश में, तो 12। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। अगर दोस्तों आपको इसकी PDF चाहिए तो आप लोगों को मैं इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप लोग उससे वहाँ से आप लोग PDF को ले सकते हैं। देखिए, दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, भारत की कुल अनुसूचित जनजातियों में उत्तर प्रदेश में रहने वाले जनजातियों की प्रतिशतता कितनी है? तो मैंने आपको कल बताया था कि यहाँ पर 1.9% हो जाएगी। ठीक है, 1.9% हो जाएगी जो उत्तर प्रदेश में कुल जनजातियाँ निवास करती हैं। ठीक है, 1.9%। ठीक है, चलिए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है? मैंने अभी शायद आपको बताया था, मैप में जब करा रहा था तो मैंने कहा था सबसे सर्वाधिक जनजातियां जो है वो सोनभद्र में निवास करती हैं। सोनभद्र में सबसे ज़्यादा जनजातियां निवास करेंगी। और अगर बात करोगे थारू जनजाति की, बुक्शा जनजाति की और खरवार जनजाति की। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा बिजनौर में निवास करेंगे। ठीक है, बिजनौर में निवास करेंगी, और जो बिजनौर है वो उत्तराखंड से अपनी सीमा को साझा करता है। उत्तराखंड जो है वो उत्तर प्रदेश से ही अलग हुआ था 2000 में। कब? सन 2000 में उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हो गया और एक नया राज्य बन गया। ठीक है, एक नया राज्य बन गया। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। और क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं क्या लिखा है। ये देखो, क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो UPPSC 2014-2015 लगातार 2 वर्षों में पूछा गया, तो बहुत ही फेवरेट सवाल है ये। निम्न में से कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है? मैंने आपको बताया था, शायद पहला वाला वीडियो इसका था, उसमें लिखा था मैंने आपको कि खरवार जनजाति, बुक्शा जनजाति, महागिर जनजाति और थारू जनजाति। तो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जो जनजाति है वो थारू जनजाति हो जाएगी। तो जो कहाँ निवास करती है? जो बिजनौर में निवास करती है। सबसे ज़्यादा
ज़्यादा बिजनौर में पाई जाती है और इसके बाद ललितपुर में, ठीक है। बिजनौर के बाद ललितपुर में ये पाई जाएगी, ठीक है। ललितपुर भी कहाँ है, उत्तर पश्चिम में, ठीक है। तो थारू जनजाति सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाएगी, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। इसके बाद बुक्सा जनजाति और इसके बाद खरवाड़ जनजाति, ठीक है। तो थारू, बुक्सा और खरवाड़ तीनों से क्रम से याद रख लेना आप लोग, तो ये आपको मदद करेगा, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। तो देख लीजिए यूपीपीएससी 2014-15 लगातार 2 वर्षों में आया है, ठीक है। तो ये आप हल्के में इस क्वेश्चन को मत लेना, बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की हम लोग बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में देखिए क्वेश्चन नंबर 5 लगा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए कि थारू जनजाति की सर्वाधिक संख्या उत्तर प्रदेश के किस जिलों में निवास करती है, ठीक है। मैंने अभी आपको पिछला ही क्वेश्चन तो बताया है, ठीक है। तो ये कहाँ पर, तो इसका आंसर हो जाएगा बिजनौर में। बिजनौर में थारू जनजाति की संख्या सबसे ज़्यादा है। थारू जनजाति को छोड़ो, थारू जनजाति को बुक्सा और खरवाड़ जनजाति की सबसे ज़्यादा संख्या कहाँ है, बिजनौर में। लेकिन अगर सबसे ज़्यादा पूछ ले उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनजातियों की संख्या कहाँ पाई जाएगी, तो आप लोग बताओगे सोनभद्र में, ठीक है। सोनभद्र में सबसे ज़्यादा जनजातियों की संख्या पाई जाएंगी। उत्तर प्रदेश में कुल जो जिलों की संख्या है वो 75 है, लेकिन जनजातियां केवल 19 जिलों में ही पाई जाएंगी। मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूँ, जनजातियों का अनुच्छेद कौन सा हो जाएगा संविधान में, तो 342 हो जाएगा। 2003 में 10 और अनुसूचित जनजातियों को उत्तर प्रदेश में मिला दिया गया, लेकिन उसके पहले बुक्सा और थारू जनजाति ही उत्तर प्रदेश की मुख्य जनजाति हुआ करती थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में हम लोग बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए आप लोग। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में थारू जनजाति पाई जाती, पर्वतीय, तराई, मैदानी और पठारी। जब मैंने पहला ही वीडियो आपको पढ़ाया था तो उसमें मैंने बताया था कि उत्तर प्रदेश की जो थारू जनजाति है वो उत्तर प्रदेश के बिजनौर के तराई क्षेत्र में पाई जाएगी, ठीक है। तराई क्षेत्र जैसे कि महाराजगंज हो गया, श्रावस्ती हो गया, बहराइच हो गया, सिद्धार्थनगर, लखीमपुर खीरी, ये सब उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र। तराई का मतलब ये गंगा के जो है गंगा के किनारे सटे हुए, गंगा के किनारे सटे हुए क्या है, जिले, ठीक है। इसको तराई क्षेत्र बोलते हैं, ठीक है। तो तराई में कौन कौन, महाराजगंज, श्रावस्ती, बहराइच, सिद्धार्थनगर और लखीमपुर खीरी, यहाँ पर सबसे ज्यादा कौन सी जनजाति पाई जाएगी, थारू जनजाति पाई जाएगी। यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा तराई क्षेत्र। क्या हो जाएगा इसका, तराई क्षेत्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की, और क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। थारू जनजाति के लोग किस वंश के हैं, ठीक है। मैंने ये भी आपको बताया था कि ये लोग किरात वंश के थे, ठीक है। थारू जनजाति के लोग जो है वो किरात वंश के थे। और थारू जनजाति जो है कहाँ पाई जाएगी सबसे ज़्यादा, थारू जनजाति सबसे पाई जाएगी बिजनौर में, ठीक है। सबसे ज़्यादा बिजनौर जिले में निवास करती है, ओके। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की, और जो क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक है। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में थारू जनजाति निवास कर रही है, कहाँ पर निवास कर रही है, भारत के किस किस राज्यों में ये निवास कर रही है। आपको दो ऑप्शन दिए हुए हैं, तो बिहार तथा मध्य प्रदेश। मैंने ये नहीं बताया आपको क्योंकि मैंने आपको पढ़ा चुके हैं, तो इसमें कोई एलिगेशन करने की तो कोई समस्या ही नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। फिर झारखंड तथा बिहार, ये भी नहीं हो सकता है, ठीक है। दक्षिण छत्तीसगढ़ तथा हिमाचल प्रदेश, ये भी नहीं हो सकता है। उत्तराखंड तथा उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर है। मैंने कहा था बिजनौर में, बिजनौर में सबसे ज़्यादा निवास करती है। बिजनौर हो गया, ललितपुर हो गया, सहारनपुर हो गया, ठीक है, और श्रावस्ती, बहराइच, तो ये सारे जो वो जिले हैं जो उत्तराखंड से अपनी सीमा बनाते हैं। तो उत्तराखंड से सीमा बनाते हैं तो ये तो उत्तर प्रदेश की बात हो गई, उत्तराखंड की बात हो, उत्तर प्रदेश की बात हो गई। लेकिन अगर ये उत्तर प्रदेश की सीमा में रहते हैं, बिजनौर में रहते हैं, तो क्या उत्तराखंड में नहीं रहते होंगे, रहते होंगे, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, 2 राज्यों में भारत के जो थारू जनजाति निवास कर रही है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की, और क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं हम लोग क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 के देख लीजिए। थारू जनजाति में किस प्रथा का प्रचलन है, संयुक्त परिवार, लठ भरवा, बोझ। मैंने ये भी आपको पढ़ाया था, लठ भरवा जो बोझ है वो थारू जनजाति में दिया जाता है। हमने कहा था कि यहाँ पर जब भी कोई शादी विवाह होता है, तो यहाँ पर एक भोज दिया जाता है। इसको हम लोग कह सकते हैं कि लठ भरवा भोज, ठीक है। जैसे हम लोग विवाह करते हैं एक दूसरे का, तो यहाँ पे हम लोगों का जो विवाह प्रचलन है वो अब नए तरीके से बन रहा है, जिसकी जो क्षमता होती है। लेकिन यहाँ पे जो विवाह पद्धति होती है, वहाँ पे एक जो भोज दिया जाता है उसको लठ भरवा भोज कहते हैं, और ये संयुक्त परिवार वाले होते हैं। तो नंबर 1 पहला और दूसरा इसका दोनों करेक्ट हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट की बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 में हम लोग देखते हैं क्या लिखा हुआ है। उत्तर प्रदेश की कौन सी जनजाति दिवाली को शौक के रूप में मनाती है। ये यूपी पीएसएस
2015 में पूछा गया था। और ये क्वेश्चन जो है यूपीएससी जो है इंटरव्यू में कितनी बार पूछा गया, ठीक है, जाने कितनी बार क्वेश्चन ये पूछा गया। अगर उत्तर प्रदेश से आप जा रहे हैं यूपीएससी का पेपर निकाल के, तो अगर आप जनजाति से संबंधित व्यक्ति हैं तो आपसे ये जरूर क्वेश्चन पूछा जाएगा, और नहीं भी है तो भी आपसे पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश में कौन सी जनजाति जो है सबसे ज़्यादा निवास करती है और वो लोग किस त्यौहार को शोक के रूप में मनाते हैं। तो यहाँ पर जो दिवाली शोक है उसको ये कौन सी जनजाति, थारू जनजाति, जो थारू जनजाति है वो दिवाली को शोक के रूप में मनाते हैं। दिवाली को शोक के रूप में इसलिए मनाते हैं क्योंकि ये रावण की पूजा करते हैं, ठीक है, ये रावण की पूजा करते हैं। और इस दिन राम ने क्या किया था, रावण को मार दिया था, ठीक है। तो दिवाली जो है शोक के रूप में मनाते हैं क्योंकि इनके जो जिनकी पूजा करते हैं उनकी ही मृत्यु हो गई थी, ठीक है। तो रावण की याद में, यानी कि रावण जिस दिन मरा था उस दिन ये दिवाली को शोक के रूप में मनाते हैं, जबकि हिंदू लोग जो हैं वो दिवाली को उत्साह के रूप में मनाते हैं, ठीक है, पर्व। आगे हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 में हम लोग देखते हैं क्या लिखा हुआ है। निम्नलिखित जनपदों में से बुक्सा जनजाति कहाँ पाई जाती है, ठीक है। यूपी से 2014 में आया था बुक्सा जनजाति, बिजनौर और आगरा, बहराइच और लखीमपुर, मिर्जापुर और सोनभद्र, ललितपुर और जालौन, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताइए। मैंने आपको ये पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है, तो आप लोग बताइए जरा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। जल्दी से आप लोग बताइए इसका। तो मैंने आपको बताया था बिजनौर एवं आगरा में, ठीक है। तो जो बुक्सा जनजाति है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाएगी, तो बिजनौर और आगरा में पाई जाएगी, और इसका राइट आंसर है ए नंबर, ठीक है। तो यूपीपीएससी 2014 में पूछा गया था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे, और इससे पहले दोस्तों अगर आप अभी चैनल पे नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है, और वीडियो को लाइक करें, ठीक है, क्योंकि अभी चैनल में इतने सब्सक्राइबर हैं नहीं, ठीक है, लेकिन मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को अच्छे से अच्छे पूरा जितना भी तुम्हारा यूपी से संबंधित जीके है मैं उसको कवर कराऊंगा, ठीक है, ये मेरी गारंटी, ठीक है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करते रहिए, ठीक है, और प्यार से वीडियो को देखते रहिए। आप लोग कमेंट और लाइक करके मुझे बताइए आप वीडियो कैसा लगा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हम 12 की बात करेंगे अब, और 12 में देखेंगे क्वेश्चन नंबर क्या लिखा हुआ है। देखिए, निम्न में से किस जनजाति में ब्राह्मणों का स्थान सबसे ऊंचा है। मैंने अभी तो आपको बताया था कौन सी जनजाति है, तो वो जनजाति तुम्हारी कौन सी हो जाएगी, नंबर 1 थारू जनजाति, नंबर 2 बुक्सा जनजाति, नंबर 3 खरवार जनजाति, और नंबर 4 पनिका जनजाति, ठीक है। तो कौन सी जनजाति है जिसमें ब्राह्मणों का स्थान सबसे ऊंचा है, ठीक है, ब्राह्मणों का स्थान सबसे ऊंचा है, तो आप लोग बताएंगे बुक्सा जनजाति। कौन सी जनजाति, बुक्सा जनजाति जो है इसमें ब्राह्मणों का स्थान सर्वोपरि होता है, क्योंकि ये जो है ये हिंदू धर्म को अपनाए हुए जनजाति है, ठीक है। और जो ये जनजाति हिंदू धर्म को अपनाती है तो इनमें ब्राह्मणों का स्थान सर्वोपरि है, और ये लोग गोत्र में बटे होते हैं, ठीक है, गोत्र में बटे होते हैं। और इनका जो ये जो गोत्र में होते हैं, इनके गोत्र को मिला दिया तो इसको पंचायत कहते हैं। और ये जो पंचायत होता है इसका जो प्रमुख होता है उसको क्या कहा जाता है, उसको तख्त कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उसको तख्त कहा जाता है, ठीक है। तो हिंदू धर्म रिलेटेड है, ब्राह्मणों में सर्वोच्च स्थान ब्राह्मणों का है, ठीक है, गोत्र में बटे हुए थे, सभी गोत्रों को मिला दिया जाता है तो पंचायत बनती है, यानी कि गांव स्तर पर पंचायत होती है, और उस पंचायत का जो प्रमुख होता है उसे तख्त कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की, और क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या लिखा हुआ है। निम्नलिखित में से किस जनजाति समुदाय की पंचायती व्यवस्था में बादशाह और वजीर नामक अनुवांशिक पद होते हैं। मैंने ये भी आपको बताया था, जब महागीर जनजाति मैंने आपको बताया था उसमें बादशाह और वजीर होते। एक बात बताओ, बादशाह शब्द आपको कैसा लग रहा है, मुसलमान लग रहा है ना बेटा, मौज कर दी। वजीर कैसा है, वजीर भी आपको कैसा लग रहा है, मुसलमान वाला शब्द लग रहा है ना। तो मुसलमान वाला कौन सा शब्द, बादशाह और वजीर, तो मुसलमान धर्म को अपनाए हुए, मुस्लिम धर्म को अपनाए हुए कौन सी जनजाति है, तो एक ही जनजाति है, महागीर जनजाति, ठीक है। जिसको कोई सोचना ही नहीं था आपको, महागीर जनजाति जो है इस जनजाति ने इस्लाम धर्म को अपना रखा है, इस्लाम धर्म को अपना रखा है, और बादशाह और वजीर नामक अनुवांशिक पद इसी जनजाति में होते हैं, ठीक है। ये जनजाति जो है मछली पकड़ने का काम करती है, मछली पकड़ने का काम करती है, ठीक है। और ये लोग नमाज पढ़ने के लिए मस्जिदों का प्रयोग करते हैं, जैसे कि हम मुसलमान करते हैं, ठीक है। इसको तो कोई बताने की जरूरत ही नहीं मेरे लाल, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर बात करते हैं हम 14 नंबर की, और 14 नंबर में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तंबाकू नहीं 14 नंबर, क्वेश्चन नंबर है 14।
पहरिया जनजाति निवास करती है? यूपीपीएससी 2011 में पूछा गया था। सोनभद्र में, बहराइच में, कानपुर में, पीलीभीत में। तो आप लोग आंख मीच के बता देना। कानपुर तो इसका राइट आंसर हो ही नहीं सकता है, पीलीभीत हो नहीं सकता है, बहराइच हो नहीं सकता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था जब आपको कोई भी ऑप्शन ना मिले सब जनजातियों का, तो बहुत सी जनजातियाँ जो हैं सोनभद्र में रहती हैं, क्योंकि भारत में सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजातियों की संख्या सोनभद्र में निवास करती है। तो यहाँ पर भी राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सोनभद्र हो जाएगा। अब आज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं, उस पर क्या लिखा हुआ है देखते हैं। लेकिन इससे पहले गाइस आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है? ओके, आई एम हैप्पी। चलो बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की और देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। देखिए, निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? सही नहीं है पूछ रहा है, ठीक है? इसमें देखना सारी जनजातियों के बारे में अगर आपने पढ़ा है अभी तक तो आपका टेस्ट है यहाँ पे ये क्वेश्चन, ठीक है? देखिए लिखा हुआ है, महागिरी जनजाति का मुख्य व्यवसाय मछली पकड़ना है। खरवार जनजाति किस तरह जादू टोने में दक्ष होती हैं। थारू जनजाति किस तरह मेवाड़ी राजपूतों के समान इडरी द्वारा जोड़ा बनाती हैं। बुक्सा जनजाति की काशीपुर की चामुंडा देवी सबसे बड़ी देवी मानी जाती है, बुक्सा जनजाति की, ठीक है? तो आप लोग ये वाला क्वेश्चन जो इसको कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा, ठीक है? और मुझे बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ए होता है तो ए लिख देना, बी होता है तो बी, सी है तो सी, डी है तो डी लिख देना। आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा और देखते हैं आज कितने कमेंट आते हैं इस क्वेश्चन को लेके। और अगर आपने इस क्वेश्चन का सही जवाब दे दिया तो मुझे लगेगा कि आपने वीडियो को अच्छे से देखा है और आप जो है अपने करियर के प्रति क्या है सजग हैं, ठीक है? तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट दिन। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, शुक्रिया और थैंक यू।